आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अपना मेंटल हेल्थ या ब्लड डोनेशन या कोई भी चीज हो, खुद के लिए हम जीते हैं, उससे आगे अगर आप जी के देखे तो उसमें मैजिक है। होल यूनिवर्स हैप्पी रहे तभी सब हैप्पी रहेंगे। बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी सुमा नरासा प्रकाश। आधार कार्ड में एक बारकोड जो है ना, वो आधार बारकोड बनाने के लिए वो कोड मैंने खुद लिखा है। आप मैं खुद का गाने लिखती हूँ, 5 भाषा में लिखती हूँ, ट्यून भी बनाती हूँ और गाती हूँ। तेरे मेरे मेरे तेरे मिल रहा है दिल, दो दिल। ट्रैवलिंग तो मैं बहुत करती हूँ, बहुत सारे एडवेंचर्स करती हूँ। आई लव एडवेंचर। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में बुधवार को दिन में 11 बजे सुनिएगा बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी सुमा नरासा प्रकाश से बातचीत विविध भारती पर। दिन में 11 बजे सुनते रहिए विविध भारती। शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, इत प्रियम भारत भारतम, इत प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुमा नरासा प्रकाश से रेणु चतुर्वेदी की टेलीफोन पर की गई बातचीत। दोस्तों नमस्कार। मेहमान की बात अगर करें तो अक्सर आपने हमारी जो फिल्मी दुनिया है उससे और कला क्षेत्र के हमारे बहुत सारे साथियों की बातें सुनी, उनके जीवन का संघर्ष सुना, बहुत आपको रोचक लगा। लेकिन आज ऐसी शख्सियत है, ऐसा सितारा हमारे साथ है जिसके बारे में आपने सुना है और आप सबके पास है वो चीज, आधार कार्ड। उससे संबंधित है आज के हमारे मेहमान। हमारे साथ है सुमा प्रकाश। अब आप सोच रहे होंगे कि आधार कार्ड से इनका क्या रिश्ता है। हमारा आपका रिश्ता तो आधार कार्ड से क्या है ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन आज की हमारी जो मेहमान है सुमा प्रकाश, ये किस तरह से आधार से जुड़ी हैं। दोस्तों ऐसा करते हैं कि हम ज्यादा नहीं बताते हैं बल्कि सुमा प्रकाश जी से खुद पूछते हैं। सुमा प्रकाश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू जी। सुमा जी, सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए, आप किस नाम से जानी जाती हैं? मेरा पूरा नाम है सुमा नरासा प्रकाश जी। अब जैसा कि हमारे श्रोता अब सुनने के लिए उत्सुक होंगे कि आधार कार्ड से आपका क्या रिश्ता है? आधार कार्ड में आप एक बारकोड नीचे एक स्क्वायर सा एक बारकोड लिखा है ना, वो बारकोड दरअसल एक कोड से बनता है। मतलब उसके लिए एक प्रोग्राम एक वगैरह एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, और वो जो कोड जो है ना, वो आधार बारकोड बनाने के लिए वो कोड मैंने खुद लिखा है। और ये जब हुआ जब मैं अपनी करियर की पहली साल में थी, तो ये है मेरा जुड़ाव आधार कार्ड। तो भाई आधार कार्ड का आधार जो है वो आपने बनाया है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना? हाँ, लेकिन वो हर कार्ड में वो बारकोड जब मैं देखती हूँ ना, वो अंदर ही अंदर एक खुशी आ जाता है कि ओके, मतलब एक डेवलपर होने के नाते वो कोड देखते तो मुझे बहुत खुशी होता है कि हर एक बंदा जो इंडिया में रहता है वो इस्तेमाल कर रहा है और मेरा कोड यूज हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप उपस्थित रहती हैं, वहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, ऐसा लगता होगा आपको। हाँ। तो ये आपने बनाया, आपने बताया, एक बार फिर से बताइए कि किस समय आपने इसको बनाया? जब मैंने अपना जॉब शुरू किया आईटी में, तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जब मैं इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी अपनी कंपनी के द्वारा, तभी मैंने ये मॉड्यूल बनाया जो इसे बारकोड बना सके। और इसके साथ और इसके अलावा एक और खुद का मैंने एक इन्वेंशन, एक एल्गोरिदम बनाया है, जिससे आप बारकोड को रीड कर सकते हैं। जो अभी मैंने आधार को आपको मैंने बताया ना, वो जेनरेट है, ये एल्गोरिदम रीड करता है और इसके ऊपर पेटेंट भी अप्लाई हुआ है, जो आप ये सब इंटरनेट पे देख सकते हैं जब मैंने नाम डाल दिया था। तो ये जो बताया आपने कि आपके एल्गोरिदम से उसको रीड कर सकते हैं, तो क्या बाकी तरह से हम रीड नहीं कर सकते? इसको थोड़ा स्पष्ट करें हमारे लिए।
जी। हाँ, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बारकोड जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। जी। अगर आपने उस पर कुछ लिख दिया और ये उसे क्रश कर दिया, कुछ ऐसे डैमेज कर दिया, जी। तो वो रीड नहीं हो पाता है क्योंकि अंदर डैमेज हो गया जो कोड से। जी। लेकिन मेरे एल्गोरिदम ऐसे है कि कुछ इमेज करेक्शन प्रोसेसिंग करता है, बहुत मतलब उसे पिक करता है जो डैमेज हुआ है। जी। उसके बाद वो खुद ही रीड कर सकते हैं या कोई हार्डवेयर स्कैनर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो रीडेबल बन जाते हैं अनरीडेबल से। तो वो ही मेरा तो एल्गोरिदम। मतलब ये सब चीजें कैसे शुरू कर दिया आपने, कैसे बना डाला, कैसे सोचा इसको बनाने के लिए? ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि इसका रूट है मेरा स्वभाव। मतलब कि जब भी मैं अपना लाइफ में देखती हूँ, जी। मेरा एक गोल है कि हर एक फेज ऑफ लाइफ में कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक, जो मेरे खुद को एक सेटिस्फैक्शन दे। ऐसा मैं एक गोल रखती हूँ कि करियर शुरू किया तो मैंने सोचा करियर के बेस पे कुछ करना चाहिए जो मुझे खुद का वंडर का सेटिस्फैक्शन दे। और बहुत साल के बाद जब मैं मुड़ के देखूं तो मुझे वर्दी लगे जो मैंने लिव किया है उस मोमेंट। मतलब उसका कुछ महत्व लगे आपको? हाँ, तो इस थॉट की वजह से मुझ में वो क्रेविंग था कि मुझे कुछ करना चाहिए करियर में, बस ये 9 to 5 जॉब नहीं, बस कुछ अलग करना है। अपॉर्चुनिटी मिल गया तो मैंने सोचा मैं यूटिलाइज करूं और अपना बेस्ट दूं। तो अभी आपके सामने है जो भी है। सुमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपसे बात कर पा रहे हैं और हमारे श्रोता आपकी बात सुन पा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम उनसे ही बात करते हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, लेकिन आपको और आपके ऐसे काम को, हम सब के पास आधार कार्ड है लेकिन कभी विचार नहीं किया कि इस पर क्या क्या है और इसको किसने किसने बनाया है। तो ये सच में बहुत आश्चर्यजनक बात है और हमारे सभी श्रोताओं को मजा आ रहा होगा। अब उसको आधार को और ध्यान से देखेंगे और कहीं ना कहीं आपका नाम उनको याद आ जाएगा। हाँ, शुक्रिया। चलिए, अब ये बताइए कि जिस समय आपने इसका आविष्कार किया, इसको बनाया, तो आप कितनी बड़ी थी, क्या उम्र क्या थी आपकी? आपने तो नौकरी शुरू ही की थी। हाँ, जब मैं 21 ईयर्स का थी तभी मैंने जॉब शुरू किया। तो ये मेरा 21-22 का मिडवे में मैंने मतलब 21-22 साल की उम्र में, जब लोग फिल्में देखते हैं, घूमते हैं, उस समय आपने ये किया। हाँ, क्योंकि मैंने बोला ना कि ओके अभी मेरा करियर का फेज शुरू हो गया है तो अभी कर लो, क्यों पोस्टपोन करे, जो अपॉर्चुनिटी मिले यूज करो। तो ये वो पहला साल में ही बन गया जब भी। तो ये 21-22 वर्ष की जो उम्र थी, आपने इस तरह से उसका इस्तेमाल किया और हम सब गर्व महसूस करते हैं कि आपने इस उम्र में ये कमाल करके दिखा दिया। तो ये बताइए कि ये अपॉर्चुनिटी मिलने की जो आप बात कर रही हैं वो कैसे मिली आपको? ये मैं अपना पहला कंपनी में जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, कैंपस से ही मेरा प्लेसमेंट हुआ, मतलब कॉलेज से ही हुआ। और ये मेरा पहला कंपनी था और उस कंपनी में मेरा पहला प्रोजेक्ट था, आधार प्रोजेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ काम करने का अवसर जो मिला, उसी की वजह से मैं ये सब कर पाई और यूटिलाइज कर पाई जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला। सुमा जी, वो प्रोजेक्ट में कई लोग रहे होंगे, टीम होगी पूरी, कितने लोग थे? टीम होगा जी, बहुत लोग थे। उसमें सारे बहुत डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, लाइक क्लाइंट, सर्वर और यूआई, बहुत टेक्निकल होता है, बहुत सारे टीम्स होते हैं और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हुआ है आधार। और उसमें मैं क्लाइंट से में थी, मतलब आप जब एनरोल करने गए, जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे थे ना स्क्रीन पे जी, उस टीम में मैं थी। तो उस टीम में मैं सेलेक्ट होने की वजह से मैं बारकोड या मेरा खुद का इन्वेंशन ये सब मैं कर पाई। जी जी, यही पूछना चाह रही हूँ कि उसमें भी तो आपका चयन खास तरीके से आपकी प्रतिभा को देखकर हुआ होगा कि हाँ आप इस लायक हैं कि आपके इस कवर उस पे रहें। हाँ, मैं ऐसे ही समझती हूँ। और जो मेरे साथ दिया उस टाइम पे वो सेलेक्ट करने के लिए, और मुझे बहुत कुछ सीखा है बहुत लोगों से। सुमा जी, सीख रही हूँ। हाँ सुमा जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें, और क्योंकि हमें लग रहा है आपकी बातों से कि इतनी बड़ी टीम में से सिर्फ सुमा जी को क्यों चुना गया, कुछ तो खास था, जैसा कि आपकी करने की इच्छा थी। इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन वो प्रतिभा हो, वो कुशलता हो, वो लगन हो, तभी ये सब संभव है। जो आप अनुशासन प्रिय हैं, जो करना चाहती हैं वो करके रहती हैं। तो ये बचपन से आपका यही स्वभाव होगा? जी, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ऐसे लाइक जब मैं स्टूडेंट थी ना, मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। जो मालूम है बहुत लोगों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे मैथ्स बहुत गेम जैसा लगता है। और अपने इंजीनियरिंग का मैथ्स भी
मैथ्स में भी मैंने मेरा पहला और दूसरा सेमेस्टर में आउट ऑफ आउट लिया है इंजीनियरिंग मैथ्स में 125 ईयर्स। तो मुझे ये कुछ कुछ ऑलवेज इनोवेटिव रहना, कुछ करना, ऐसे कुछ ऑलवेज अपने अंदर है। और मैं एक स्टेट रैंक होल्डर रह चुकी हूँ। अच्छा। और एक कंपटीशन था ऑल इंडिया लेवल में, एक एप्टीट्यूड मतलब वो जनरल नॉलेज या जी। अपना क्रिएटिविटी यूज करने का कंपटीशन था। जी। और उसमें आई वाज इन टॉप 1%। लीजिए, अभी तो मैं पूछने वाली थी आपसे कि आप कक्षा में हमेशा प्रथम आती रही होंगी, आपने तो स्टेट में बता दिया कि आप रैंक होल्डर रही हैं। हाँ, तो ये सब भगवान की कृपा समझती हूँ और अपनी मम्मी पापा का आशीर्वाद ही समझती आपकी हूँ। मेहनत भी है जो सबसे ऊपर है। और आपके मम्मी पापा की अगर बात करें तो कितने खुश हुए आपकी इस उपलब्धि से? वो बहुत खुश हुए। वो ये बहुत टेक्निकल है तो मैं ज्यादा नहीं कह पाती हूँ किसी को भी, अपने जी। मम्मी पापा को भी। लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि आधार कार्ड का बारकोड मैंने बने, तो उनके चेहरे पे एक स्माइल जो चमक के साथ आ जाता है, वो जी। मुझे बस सारा रिवॉर्ड मिल जाता है। माता पिता बंधु सखा गुरु देवस्य। माता पिता बंधु सखा गुरु देवस्य। When I was a little baby child, I'd always run to mama. Mata pita bandhu sakha guru devasya. Holding on, never let me fall. I knew I could count on Father. Mata pita bandhu sakha guru devasya. Mom and Dad are the ones I love. I know I can't find no other. Mata pita bandhu sakha guru devasya. Quiet words to help me understand. Loving hands to hold me when I stand. Win or lose, they're always right behind me. So right now, I don't know what to say, but I'd like to thank them anyway, 'cause they make me what I am. Mata pita bandhu sakha guru devasya. Mata pita bandhu sakha guru devasya. Out of college, got a steady job. Who's feeling so happy for me? Mata pita bandhu sakha guru devasya. Now I'm married, got kids of my own. I hope I can be just like my Mata pita bandhu sakha guru devasya. And quiet words to help me understand. Loving hands to hold me when I stand. Win or lose, they're always right behind me. So right now, I don't know what to say, but I'd like to thank them anyway, 'cause they make me what I am. Mata pita bandhu sakha guru devasya. और ये बताइए कि आगे और क्या करना चाह रही हैं? अभी आपने मेरे करियर के रिलेटेड देखा, लेकिन मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और अपना एनर्जी और अपना इंटरेस्ट जो अभी मैं मैं अपना खुद का एनजीओ शुरू करी हूँ, अच्छा। कॉल्ड सेव। सेव फुल फॉर्म है सर्व एंड वैल्यू एवरी लाइफ। तो अपने करियर के साथ ये मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ। वन ऑफ देम, इस एनजीओ में मेरा मोटो है कि सारा वॉलंटरी कॉजेस होगा और ये लाइफ सेविंग कॉजेस होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉजेस है जैसे आप हेल्प कर सकते हैं किसी को, लेकिन एक चीज एक लाइफ को बचाना तो वो बहुत बड़ी काम है, वो सबसे बड़ी काम है मैं समझती हूँ। तो मेरा सारा कॉजेस मैं खुद डिजाइन करती हूँ और लाइफ सेविंग कॉजेस डिजाइन करके वॉलंटियर्स को लाती हूँ और वो इम्पैक्ट क्रिएट करती हूँ। यानी कि ये समाज सेवी संस्था जो आप बना रही हैं उसका नाम है सेव, SAVE। करेक्ट। इसका फुल फॉर्म है सर
एंड वैल्यू एवरी लाइफ। इसके अंदर 3 ब्रॉड कैटेगरीज है, उसी नाम से ज्यादा पॉपुलर है। रेड सेवियर, जिसमें फिजिकली आप किसी को बचाएंगे थ्रू ब्लड डोनेशन, ब्लड कोऑर्डिनेशन। मैं सिर्फ स्टैंड अलोन ब्लड डोनेशन जो कैंप्स बनाते हैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, खुद का कॉजेज डिसाइड करती हूँ। थैलेसीमिया किड्स के लिए और कैंसर किड्स के लिए डेडिकेटेड कॉजेज और उनको कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता रहा है, ऐसे करती आई हूँ। और कोविड के टाइम पे तो बहुत 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 खराब था सिचुएशन, और ये किड्स को कोई ब्लड या प्लेटलेट जो बोलते हैं ना, ये सपोर्ट नहीं हो रहा था। तो अभी भी मैं ये कॉजेज रन करती हूँ और नियरली 645 कोऑर्डिनेशन कर चुकी हूँ अभी इस 5 साल में। मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि ब्लड कोऑर्डिनेशन मतलब आप ब्लड डोनर है और कोई पेशेंट है वहाँ पे, ये भी करना चाहते हैं और पेशेंट को चाहिए, लेकिन ये लिंक ही नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। हाँ, मेरा कॉन्सेप्ट है ये ब्लड कोऑर्डिनेशन करना, ताकि वो लिंक तुरंत हो जाए और वो जो इमरजेंसी है वो मीट हो जाए। तो ये जिस उद्देश्य से आप कर रही हैं उसका लोगों को लाभ मिल रहा है, वो हो रहा है? हाँ, बहुत कुछ। अभी जो मैंने 15 किड्स को अडॉप्ट किया था कोविड के टाइम पे, और उनको ये थैलेसीमिया बोलते हैं, उनको खुद का ब्लड जनरेट नहीं हो पाता, उनको हमेशा एक्सटर्नल सप्लीमेंट चाहिए। तो मैंने ऐसे 15 किड्स को अडॉप्ट करके अपनी संस्था से मैं उनको ब्लड दिलवा रही थी, खुद का लाइव डोनर करके। मेरा खुद का ही एक हम्बल लिस्ट ऑफ डोनर्स है जो मेरे को मानते हैं, और जब मैं एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ जाके डोनेट करते हैं। और मैं ज्यादा से ज्यादा न्यू डोनर्स को एनकरेज करती हूँ, क्योंकि मेरा मोटो है कि ज्यादा लोग इस लाइफ सेविंग डीड में आए और ब्लड डोनेट करे, प्लेटलेट डोनेट करे, क्योंकि वो बहुत गॉडली डीड मैं ऐसे समझती हूँ, क्योंकि एक लाइफ से हो जाता है और फैमिली खुश हो जाता है। तो इस जरिए मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो एलिजिबल है डोनेट करने के लिए, प्लीज आगे आइए और अपने अपने सिटी में ब्लड डोनेट कीजिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
और कंप्लीट करना चाहती हूँ जो अपनी सर्विस के बारे में जो मैं बोल रही थी। मैंने बोला आपको रेड सेवियर्स ना, वैसे ही एक और विंग है बोले तो माइंड वॉरियर्स। अभी आप देख रहे हैं कितना मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहा है सबको, और आप अपना लाइफ लीव करने की वजह से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारे कॉजेस यहाँ पे भी करती हूँ, इंक्लूडिंग करियर काउंसलिंग, ट्रॉमा हैंडलिंग और वर्कशॉप्स भी करती हूँ लोगों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सिखाने के लिए। ये मम्मी भी मेरे साथ ये सब कुछ करती है इस विंग में। रेड सेवियर फिजिकली किसी को सेव करना, माइंड सेवियर एक किसी को मेंटली सेव करना का मोटो रख के कर रही हूँ। और लास्ट विंग है एनिमल्स, क्योंकि मैं मानती हूँ हम कितना राइट है इस जगत में रहने के लिए, एनिमल्स भी उतना राइट रखते हैं रहने के लिए। तो एनिमल रेस्क्यू का एक विंग रन करती हूँ जहाँ पे मैं रेस्क्यूज और रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन करती हूँ। सिंपल बोले तो अगर आपने कोई एनिमल या बर्ड को देखा, अभी आपको मालूम नहीं कि क्या करना है, आपको मन होता है हेल्प करना लेकिन पता नहीं क्या करना है। तो और एक ऐसा एक एनजीओ नहीं है कोई एक सारा का सारा बर्ड या एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिकली वो इम्पॉसिबल है, वो इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो मैं ये गैप फिल करना चाहती हूँ कि कोई दिक्कत हो मुझे रीच कीजिए। मैं टेक केयर करती हूँ कि कौन सा एनजीओ को और कौन सा रेस्क्यूअर को या खुद रेस्क्यू करे, ऐसे मैं वो गैप फिल करके आई जस्ट वांट टू बी अ वन स्टॉप प्लेस फॉर पीपल टू रीच मी व्हेन देयर इज एन एनिमल इन पेन। मतलब लाइफ सेविंग इज द मोटो, और ये मोटो रख के 3 कैटेगरीज में मैंने अपना एनजीओ बनाया है। हम तो यही दुआ करेंगे कि आप जैसा एनजीओ और लोग भी बनाएं और लोग भी आगे आएं, लेकिन आप इतने लोगों से आह्वान कर रही हैं कि लोग आएं और जुड़ें। तो एक तरह से लोगों को जो इच्छा है करने की वो उसमें भी आप मदद कर रही हैं, और बाकी तो कर रही हैं डायरेक्ट, वो बहुत बड़ी बात है। सुमा जी, अब ये बताइए कि पहले आपकी पसंद का कोई एक गीत सुन लें, फिर उसके बाद हम लोग आप बात करेंगे कि सुमा कैसे मनोरंजन करती हैं अपना। फिल्म देखती हैं आप? हाँ, फिल्म बहुत देखती हूँ, जो मॉरल होता है और सस्पेंस होता है ऐसे मूवीज देखती हूँ। तो गाना कौन सा सुनना चाहेंगे अभी? थ्री इडियट्स का कोई अच्छा गाना। अच्छा, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला था सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज स्कॉलरशिप की पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं, अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड तो फिर भी दिखा नहीं। बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख घुसेगी या साला की माँ होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन।
आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, होठ घुमाओ सीढ़े बजा के बोल, गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथ हैं सुमा प्रकाश जी। सुमा प्रकाश जी ने कुछ बहुत अच्छी चीज का इजाद किया है। जो आधार कार्ड हमारे साथ है उसका आधार इन्होंने बनाया है। और सुमा जी मनोरंजन कैसे करती हैं अपना? हाँ, मैं मनोरंजन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देती हूँ जितना वैल्यूएबल लाइफ, क्योंकि वो लाइफ को और एनर्जी डाल देता है। और मैं आई एंटरटेन मैं खुद का गाने लिखती हूँ। अच्छा, आप गाना लिखती हैं? हाँ, मैं गाना लिखती हूँ और इन्हें ये 5 भाषा में लिखती हूँ। 5 भाषा में? हाँ, 5 भाषा। कौन कौन सी? हिंदी, हाँ? इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा में। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। मैं गीत लिखती हूँ और उसका ट्यून भी बनाती हूँ और गाती हूँ, लाइक गाने जैसा। वो धुन भी बनाती हैं आप? अच्छा। हाँ, ट्यून भी बनाती। तो इसके अलावा मैं फोटोग्राफी एक्सप्लोर करती हूँ। और ये जो अभी मैंने गाने बताया ना, हाँ। तो ये मेरा खुद का गाने जो मैं लिखती हूँ और ट्यून करती हूँ, इसे मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल में ही डालती हूँ, ताकि लोगों को जो गाने वो कभी नहीं सुने वो गाने वो सुने। तो जो गाने कभी नहीं सुने वो हमारे विविध भारती के श्रोता भी सुने। तो आप सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे इस वक्त आप अपना कोई गीत? हाँ, डेफिनेटली। हिंदी का गीत ही सुनाती हूँ जी। इसका नाम है ये दिल आमिल जी। और ये हिंदी का गाना है जो मैंने बनाया है। तेरे मेरे तेरे मिल रहा है दिल, दो दिल मेरे तेरे तेरे मेरे कहे मंजिल मंजिल, खोया खोया एक पल, मन ही मन में हलचल 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 हलचल, तेरे मेरे तेरे मिल रहा है दिल, दो दिल, यही तो प्यार है, सपने बुन रही है बुन रही है बुन रही है सपने, तेरे मेरे तेरे मिल रहा है दिल, दो दिल, आंसू का है ये वचन, चल रहे हैं नए कदम नए कदम नए कसम, तेरे मेरे तेरे मिल रहा है दिल, दो दिल, जिंदगी जुड़ रही है, रिश्ते बन रही है बन रही है बन रही है रिश्ते, तेरे मेरे तेरे मिल रहा है दिल, दो दिल। बहुत सुंदर, मतलब आपने तो बिल्कुल बांध लिया हम लोगों को। शुक्रिया। कब समय मिलता है आपको ये लिखने का, फिर कंपोज करने का, फिर रियाज करने का, फिर सोचने का, फिर गाने का? हाँ, ये एक्चुअली मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, खुद अच्छा। आ जाता है जब एक
एक मोड में रहती हूँ, एक माइंडसेट में रहती हूँ, गाना जी। खुद आ जाता है, जैसे कुछ अंदर से आवाज आ रहा है तो ट्यून भी बन जाता है। वो कौन सा समय होता है? जब मैं नेचर की मिड्स में रहती हूँ, जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं बहुत ट्रैवल भी करती हूँ। आपने बोला मनोरंजन, ये सॉन्ग लिखना पहला है जी। और दूसरा है ट्रैवल। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। अभी आई हैव ट्रैवल फॉर अराउंड 30 कंट्रीज। तो बहुत कुछ मूड्स होता है जब मैं ऐसे गाने लिखती हूँ, और जब मैं एक ओकेशन आ जाता है, एक जी। मोमेंट फील करती हूँ, तभी लिख लेती हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अभी आपने बीच में बोल दिया, बहुत जल्दी से आपने बता दिया कि 30 कंट्रीज यानी 30 देशों में आप घूम चुकी हैं। हाँ, फ्रॉम अलास्का, लेफ्ट अलास्का, वेंट टू न्यूजीलैंड। अच्छा, तो ये अब मतलब बहुत देर से वैसे तो दिल कर रहा है कि आपकी उम्र पूछ ली जाए। अब बता दीजिए आपकी क्या आपकी उम्र है? मैं 34 हूँ। बस। हाँ, बस। है ना? कब आपने पढ़ाई पूरी की, कब आपने नौकरी शुरू की, कब इतनी उपलब्धियां आपने अपने लिए समेट लिया? जैसे बहुत आश्चर्य लग रहा है ये तो कई जन्म का काम है, 5 भाषाओं में लिखना। अच्छा, ये बताइए, जब भाषाओं की बात आती है तो उसी जो आपने जैसे गीत लिखा उसी का अनुवाद करती है या कन्नड़ में अलग लिखती हैं गीत? अनुवाद भी करती हूँ और अलग भी लिखती हूँ। अगर अनुवाद चाहिए तो करती हूँ, अच्छा। नहीं तो अलग भी लिख लेती हूँ। अलग भी लिख मदर लेती हूँ। टंग है। हाँ, मेरा मदर टंग है तेलुगु, तो पहला गाना मैंने तेलुगु में ही लिखा है। तो हिंदी में भी सोच लेती हैं आप? हाँ, 5 भाषाओं में जो मुझे आता है उस 5 भाषाओं में, क्योंकि भाषा मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ लैंग्वेजेस जी। तो राइटिंग अ सॉन्ग इज द मोस्ट अटमोस्ट वे ऑफ रेस्पेक्टिंग अ लैंग्वेज मानती हूँ। तो लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस भाषा में हमारी मदर टंग होती है उसी भाषा में सोचते हैं और फिर उसका अनुवाद करते हैं दूसरी भाषाओं में, लेकिन आप 5 भाषाओं में लिख लेती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने जैसे अनुवाद करने से वो नेचुरलिटी चले जाता है, ओरिजिनलिटी नहीं रहता है। तो उसी भाषा में सोचना चाहिए और फील करना चाहिए, तभी वो ओरिजिनल हो जाता है। क्या बात है। तो अब यहाँ पर हम तेलुगु भाषा का भी एक गीत सुन लें आपसे, थोड़ा सा एक अंतरा। हाँ, श्योर, एक फ्यू लाइन्स गा के जी सुनाती हूँ। नानो
పోయావు ఎందుకంటే ఊపిరిలో నువ్వు కలిసిపోయావు నీ వైద్యతగా నాలో ఉండగా నన్నే నేనే మరిచాను. सबसे अच्छा आपको किस भाषा में लिखना अच्छा लगता है? ऑल 5 लैंग्वेजेस मुझे अच्छा लगता है. जैसे मैं बोलती हूँ कि माई रेस्पेक्ट लैंग्वेजेस, तो मुझे हर भाषा में लिखना मजा होता है. मुझे लगता है मुझे और ज्यादा भाषाओं सीख के उसमें भी लिखना चाहिए. मुझे लगता है मैं मानती हूँ कि भगवान का गिफ्ट या कुछ है जो बस हो जाता है. जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं सोचती हूँ, मैं बैठ के नहीं सोचती हूँ गाने लिखने के लिए. वो भी है, अगर किसी ने पूछा तो मैं बैठ के देखती हूँ कि क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं. लेकिन खुद का जब मैं फील होकर लिख लेती हूँ ना, तो वो बस ऐसा फ्लो जैसे आ जाता है अंदर से, और बहुत समय नहीं लेती हूँ. हाँ, और वो ट्यून के साथ ही लिख लेती हूँ, तो ट्यून बनाने के लिए अलग टाइम भी नहीं लेती हूँ. तो हाफ एन आवर एवरेज बोल सकते हैं कि एक सॉन्ग में लिख लेती हूँ. वाह. अभी ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पास और भी बहुत सारे खजाने हैं. जैसे आपने भाई इन्वेंशन कर लिया, गीत लिखती हैं 5 भाषाओं में, गाती हैं, कंपोज करती हैं, और उसके अलावा और क्या क्या कर लेती हैं? फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग? हाँ, ये ट्रैवलिंग तो मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि मैं विविड ट्रैवलर हूँ और ट्रैक करती हूँ. और जैसे कि मैंने बताया, मैं खुद ट्रैवल करती हूँ, अपने आइटिनरीज खुद बनाती हूँ, खुद रिसर्च करती हूँ अपना ट्रैवल, और खुद प्लान करके जाती हूँ. अच्छा. तो ये फैमिली के साथ हम जाते हैं, और इसमें मैं एक यूनिकनेस रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ट्रैवल सस्टेनेबिलिटी बिलीव करता है. मतलब I believe travel is a powerful tool to impact the society. In every act we do, there is an opportunity to give back to cosmos. मतलब जो हर एक काम में एक अपॉर्चुनिटी होता है, हम कॉस्मोस को वो ग्रेटिट्यूड दिखा सके. तो मैं अपना ट्रैवल इसी माइंडसेट में करती हूँ. ये ट्रैवल मुझे स्पिरिचुअली लिफ्ट करता है, मुझे लगता है, और किसी को, एक नीडी पर्सन को, या कोई सिचुएशन होता है कुछ इम्पैक्ट करे, और इको फ्रेंडली ट्रैवल करे, जैसे कि अकोमोडेशन या ट्रैवल. मैं शेयर ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ, ताकि प्राइवेट, ताकि वो कार्बन एमिशन कम हो जाए. ऐसे छोटे छोटे में. और जो फ्रूट्स में खाती हूँ ना, उसका सीड्स में आई डोंट थ्रो देम, मैं कलेक्ट करती हूँ. और जब मैं ट्रैवल करती हूँ या ट्रेक करती हूँ, आई डिस्पोज देम रीजनेबली, ताकि आई गिव देम बैक, आई गिव द नेचर बैक अ लॉट. तो ऐसे ट्रैवल करती हूँ, साथ साथ एंजॉय करती हूँ, बहुत सारे एडवेंचर्स करती हूँ. आई लव एडवेंचर्स, जैसे कि स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, और मैं क्रोकोडाइल, केज डाइव, वाइल्ड शार्क के साथ I have swam, और सील्स के साथ have swam, और बंजी जंपिंग have done from the highest. बंजी जंपिंग भी करती हैं? हाँ. और एक एडवेंचर है जो आप बिलीव नहीं करेंगे. बताइए. हाँ, ये एक एडवेंचर है जहाँ पे मैं लेटी हूँ एक बेड पे, और एक एडल्ट एलिफेंट पीछे से आके मेरे पर बैठता है. अच्छा, वो भी कर चुके हैं आप? हाँ. मतलब आपको डर नहीं लगता है? मैं बहुत एनिमल लवर हूँ, और एनिमल्स मेरे साथ बहुत अच्छे वाइब करते हैं, और मैजिकल होता है वो, और पीपल अराउंड रियली गेट सरप्राइज. और अभी तक मुझे भी वो आंसर नहीं मिला कि एनिमल्स क्यों ब्लेंड हो जाते हैं, और मैं भी ब्लेंड हो जाती हूँ. शायद उसीलिए मुझे कोई डर नहीं है, कोई एनिमल से नहीं है. मैं लायन वॉक, चीता वॉक, चीता, इस सब में कर चुकी हूँ. मुझे लगता है कि कोई कारनामा ऐसा नहीं होगा जो आपने छोड़ा होगा. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि जैसा आपने बताया कि जब आप घूमती हैं, वो हमारे श्रोताओं को बहुत स्पष्ट नहीं हुआ होगा. मैं बता दूं आपकी तरफ से कि श्रोताओं, सुमा जी जब घूमने जाती हैं तो जो सार्वजनिक वाहन होता है उसका प्रयोग करती हैं, ताकि इको फ्रेंडली रहे, पर्यावरण को बहुत दिक्कत न हो, प्रदूषण न फैले. उसके साथ साथ जो भी चीजें ले जाती हैं सब ठीक से डिस्पोज ऑफ करती हैं. ऐसा नहीं कि सब कचरा, जैसे हम लोग कहते हैं अक्सर कि घूमने जाइए तो कचरा मत छोड़िए, वो इन सब चीजों का भी ख्याल रखती हैं. अच्छी सोसाइटी बनाना चाहती हैं, इसलिए इन सब चीजों का ख्याल रखती हैं, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, यानी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए घूमती हैं. समाज एक अच्छा सा तैयार करना चाहती हैं, इन सब भावनाओं के साथ घूमती हैं, और बहुत सारे जो रोमांच करने वाले खेल हैं वो भी करती हैं. हाँ जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सबको सब नहीं कर पाते, लेकिन जो फ्रूट्स वो खाते हैं ना, उनका सीड वो अगर नेचर को भी वापस
दे दे, डिस्पोज करे, तो वो बहुत बड़ी बात होता है। छोटी कम लेकिन बड़ी इम्पैक्ट। हाँ, यानी कि फल अगर आप खाते हैं तो उसके बीज आप इधर उधर डालते जाएं ताकि पौधे निकले, पेड़ बने और फिर बाकी लोगों को वो फल मिले। समाज में जो भी हमें मिल रहा है हम समाज को कुछ देने का प्रयास करें, है ना? हाँ जी, हाँ तो जी, जब आप ट्रैवल करती हैं परिवार के साथ तो पहली बात तो क्या आप अपना खुद पूरा बनाती हैं योजना की कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है? तो क्या गाना बजाना भी करती होंगी रास्ते में? कौन सा गीत गाती हैं आप? मतलब खुद का गीत भी गाती हो और थोड़े थोड़े भगवान का गीत और थोड़े थोड़े अच्छे एनर्जेटिक गीत। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। चलने लगे हैं ये रास्ते,
मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। अब बताइए, और अब आप क्या अपने बारे में बताना चाहेंगे? हम लोग तो जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। खाने पीने में आपको कुछ खास क्या पसंद है? मैं सब कुछ खाती हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन में सब कुछ खाती हूँ। और जो बोलते हैं जंक वगैरह सब खाती हूँ, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन रखती हूँ। चॉकलेट आइसक्रीम तो बहुत पसंद है मेरे को। लेकिन ये जो 15 डेज वंस जो एकादशी आता है ना, वो मैं मानती हूँ साइंटिफिकली, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को, बॉडी को रिपेयर करना जरूरी होता है। वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर हेल्थ, तभी वो हेल्थ हमें रिस्पेक्ट करेगी। हाँ, एक बार फिर आप बताएं, ये 15 दिन में जो एकादशी का व्रत रखती हैं, वो वैज्ञानिक रूप से इसका क्या महत्व है, ये थोड़ा सा स्पष्ट करें। हाँ, ये करने से अब क्या हो जाता है कि हर रोज हम खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट ही नहीं मिलता, और डाइजेस्टिव सिस्टम इसका शुरू होता है सारा न्यूट्रिएंट्स बॉडी को स्प्रेड होने के लिए। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप एक दिन का रेस्ट दे 15 डेज में, तो बॉडी ऑटोमेटिक क्लेंस हो जाएगा। मतलब वो टॉक्सिक जो बोलते हैं विष पदार्थ, तो वो सब ऑटोमेटिकली बॉडी से चला जाता है। हाँ, और डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलने से वो क्या बोलते हैं, रिवैम्प हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। हाँ, वो ऑटो रिपेयर हो जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटो रिपेयर होने से तो सारा न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली सर्कुलेट होता है और सारा अदर सिस्टम ठीक से चलता है। तो चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बता दी। आप शैतानी कुछ करती रही होंगी कि बचपन में, तो वो भी थोड़ा सा बड़ी टेक्निकल टाइप की रहती रही होगी कि नहीं? किस तरीके की शैतानी करती थी? एक जो मेरी मम्मी अभी भी बोलती है कि इस विषय में शैतान थी, तो कि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, तो जब भी मैं छोटी थी तब से क्यूरियस नेचर हो। तो ये जो एंट का होता है ना, वो क्या बोलते हैं, उसकी घर की जो बनावट होता है ना, वो मड पे बन जाता है, उसके अंदर जाके अपना हाथ वगैरह सब कुछ डालती थी कि देखने के लिए क्या। तो मुझे ऐसा कुछ बहुत सारा क्यूरियोसिटी था। इस क्यूरियोसिटी की वजह से तो मैंने अपनी मम्मी को बहुत तंग किया है। हाँ, अब बात समझ में आई। तो ये जो चींटी के घर में आपने हाथ डाला था, तो दिक्कत क्या हुई, कुछ परेशानी हुई? नहीं, जब मैं डालने जाती थी तब कोई तो मुझे रोक लेता था और निकल लेता था। जहाँ तक मुझे याद है कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं, ये क्यूरियोसिटी की वजह से ना, तो कुछ गड़बड़ जरूर मैंने किया है कि जाके एक मंकी हो या बंदर, तो उसे जाके टच करो। अच्छा। कुछ हाँ, ऐसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा करती थी, क्योंकि वो एनिमल का कनेक्शन जो मैंने आपको बोला, वो शायद बचपन से ही है और इसी की वजह से ऐसे कुछ हो रहा है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए सुमा जी कि आपको अभी तक की अपनी जिंदगी में जो 34 वर्ष की आयु आपने अभी गुजारी, इसमें सबसे ज्यादा उपलब्धि आपको क्या लगती है? कोई इवेंट अगर हम बताएं कि आपको बहुत अच्छा लगा ये करके, या वहाँ कर जाकर, कुछ भी? बहुत सारे हैं ऐसे, क्योंकि हर मोमेंट यूनिक है और नहीं, वो फिर से नहीं आएगा। दिस मोमेंट इज ओनली वंस, ऐसे ना। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोले तो मेरा एक ड्रीम था कि जब मैं काम करना शुरू करूँ, अपनी मम्मी पापा को मैं स्विट्जरलैंड दिखाऊं, यूरोप दिखाऊं, या एक फॉरेन टूर लेके जाऊँ। और जब मैंने अपना सैलरी कलेक्ट करनी शुरू लगी और मुझे उतना अमाउंट मैंने अर्न किया, तब मैंने अपनी मम्मी पापा को फॉरेन टूर पे लेके गई। तब मुझे इतना खुशी हुआ कि आई कांट एक्सप्लेन दैट। और ये कौन बनेगा करोड़पति जब मैं सेलेक्ट हुई, वो तभी भी मुझे लगा कि ये सब बहुत अनइमेजिनेबल चीज है, जो सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से ही हो रहा है। ऐसे बहुत कुछ है। मम्मी पापा को जिस समय आप स्विट्जरलैंड लेकर गईं, तब आपकी उम्र क्या थी? तब आई वाज 22 या 23 शायद। हाँ, बस।
वो मेरा पहला गोल था। जब मेरा सैलरी उतना कलेक्ट हो जाए तब आई हैव टू मेक इट। तो सब कुछ सेव कर रही थी। आई बिलीव इन सेविंग। एवरी पेनी यू सेव इज अ पेनी अर्नड। मैं ऐसे मानती हूँ। छन के आई तो क्या चांदनी तो मिली, छन के आई तो क्या चांदनी तो मिली, चंद दिन ही सही कली तो खिली। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी। सिर्फ एक रंग से तस्वीर होती कहीं, गम नहीं तो खुशी की कीमत नहीं। सिर्फ एक रंग से तस्वीर होती कहीं, गम नहीं तो खुशी की कीमत नहीं। धूप छाँव है दोनों तो दिलकश जहाँ, क्या शिकायत करें फुर्सत कहाँ। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी। अपनी तकदीर की है ये दास्तां, कभी कातिलाना कभी मेहरबान। अपनी तकदीर की है ये दास्तां, कभी कातिलाना कभी मेहरबान। मेहरबानी जो दिल को हरारा गया, अपने कातिल पे भी प्यार आ गया। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप मानती हैं। और अब आपको क्या लगता है कि इस उपलब्धि के बाद जब आपकी एक पहचान बनी समाज में, तो क्या बदलाव आया? खुद में मुझे ये एक एहसास हुआ कि अभी और ज्यादा मैं कुछ कर पाऊंगी सोसाइटी के लिए, और शायद कुछ और ज्यादा इम्पैक्ट कर पाऊंगी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा पहुंच मिल गया तो मैं ज्यादा लोगों को बता सकती हूँ कि ऐसे ऐसे कार्य है जो हम जैसे हम लाइफ लीड करते हैं कि लिव द बेस्ट, लिव द रेस्ट। अपना मेंटल हेल्थ या ब्लड डोनेशन या कोई भी चीज हो, खुद के लिए हम जीते हैं, लेकिन उससे आगे अगर आप जी के देखे तो उसमें मैजिक है। होल यूनिवर्स हैप्पी रहे तभी सब हैप्पी रहेंगे। क्या तो ये करना चाहते हैं। बहुत सुंदर आपके विचार, आपके कार्यों से भी ज्यादा ऊंचे आपके विचार। और सच बात यह कि इतने ऊंचे विचार को आप कार्य रूप में परिणित करना चाहती हैं, उसको समाज को देना चाहती हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत आपको क्या कहें, जितनी भी आपके प्रति हम आभार प्रकट करें, अभिवादन करें। आप
को सम्मान दें, उतना कम है। तो ऐसा करते हैं कि श्रोताओं, अब हम सुमा जी से विदा लेते हैं, लेकिन फिर भी जब दिल घबराएगा या जब लगेगा कि नहीं जीवन में बहुत कुछ करना है, तो आपसे बात कर लेंगे हम लोग। थैंक यू। आपसे बात करके बिल्कुल ऐसा ही लगा कि सिर्फ आपका नाम याद कर लेंगे तो बहुत सारी ऊर्जा मिल जाएगी, बहुत सारा उत्साह मिल जाएगा और बहुत कुछ करने की तमन्ना है जो वो फिर से उठ जाएगी। तो ऐसी ऊर्जावान। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल दिल से कही हुई बात है और ये सत्य है, और हमारे श्रोता जरूर इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये बिल्कुल सत्य है कि ऐसी ऊर्जावान व्यक्तित्व से बात करना भी हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, बहुत कुछ करना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुमा नरासा प्रकाश से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का था, तकनीकी सहयोग विनायक तड़वलकर का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। आज के मेहमान।